एक लड़का जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक कैसे बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबने कहीं ना कहीं एक हेडलाइन की तरह सुनी है, लेकिन किसी भी हेडलाइन के पीछे कई छोटी छोटी कहानियां होती हैं, कुछ बारीकियां होती हैं, और वो पल होते हैं जो असल में किसी किरदार को गढ़ते हैं। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम नरेंद्र मोदी के शुरुआती जीवन से लेकर राजनीति में उनके पहले कदम तक के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मिशन सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि उन छिपे हुए पहलुओं को खोजना है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असाधारण यात्रा असल में बनी कैसे। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये कहानी ये महज एक जीवनी नहीं है, ये एक बहुत बहुत ही सावधानी से बनाया गया नैरेटिव है, एक वृतांत। और इसका जो मुख्य संदेश है वो है दृढ़ संकल्प। आज हम स्रोतों के जरिए इसी नैरेटिव के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे। वो कौन से अनुभव थे, वो कौन से कौशल थे जिन्हें इस कहानी की नींव के तौर पे पेश किया जाता है। चलिए सिर्फ क्या हुआ से आगे बढ़कर ये कैसे हुआ और इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर कहानी शुरू होती है, बचपन से। स्रोत हमें बताते हैं कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। और यहीं पर वो सबसे मशहूर हिस्सा आता है, चाय बेचना। हाँ, अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना। ये छवि तो जैसे उनके पूरे राजनीतिक सफर का एक प्रतीक बन गई है। बिल्कुल। और ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये तुरंत आम आदमी से एक कनेक्शन बनाता है। लेकिन अगर हम इन स्रोतों में थोड़ा और गहरे जाएं, तो चाय की दुकान से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद वडनगर का माहौल था। उस दौर का वडनगर, जैसा कि इन लेखों में बताया गया है, एक छोटा पारंपरिक शहर था, पर वहां एक बहुत जीवंत सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था। वहां की लाइब्रेरी, वाद विवाद की जो परंपराएं थीं, ये सब एक युवा मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब हम अक्सर सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष पर ध्यान देते हैं, पर आप कह रहे हैं कि उनके आसपास का माहौल, वो पूरा इकोसिस्टम भी उतना ही जरूरी था। क्या क्या स्रोतों में इसका कोई ठोस उदाहरण है? हाँ, एक लेख में उनके स्कूल के दिनों के नाटकों का जिक्र है। वो अक्सर नाटकों में हिस्सा लेते थे और कहते हैं कि उनमें एक गजब की ऊर्जा और संवाद क्षमता थी। एक बार उन्होंने एक नाटक में एक ऐसे किरदार की भूमिका निभाई जिसे गांव के लिए बलिदान देना था, और बताते हैं कि उनका अभिनय इतना दमदार था कि लोग सच में भावुक हो गए। ये छोटी छोटी घटनाएं दिखाती हैं कि संवाद और लोगों से जुड़ने की कला शायद बहुत पहले से विकसित हो रही थी। ये सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं थी, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने की भी कहानी थी। वाह, ये तो कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। तो एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण चाय की दुकान पर काम करना, और दूसरी तरफ स्कूल में अपनी कला को एक मंच देना। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो दूसरा पहलू आता है जिसका जिक्र स्रोतों बार बार करते हैं, अनुशासन और देशभक्ति। ये शब्द सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे जमीनी स्तर पर देखें तो इसका मतलब था एक व्यवस्थित जीवन जीना। स्रोतों के अनुसार उनका बचपन बहुत ही अनुशासित था। सुबह जल्दी उठना, काम में हाथ बटाना और फिर स्कूल जाना, ये एक तरह की ट्रेनिंग ही थी। और देशभक्ति की भावना, वो उस दौर के माहौल से आई जहां आजादी के बाद देश निर्माण की बातें बहुत आम थीं। तो ये जो अनुशासन और मेहनत के गुण बचपन में पनप रहे थे, उन्हें एक दिशा, एक बड़ा मंच तब मिला जब उन्होंने अपनी जवानी में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। और यहाँ कहानी एक अहम मोड़ लेती है। सही कहा। उन्होंने घर छोड़ दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये एक तरह से सांसारिक जीवन त्याग कर खुद को पूरी तरह एक विचारधारा और संगठन के लिए समर्पित करने जैसा था। और यहीं से उनकी असली राजनीतिक और संगठनात्मक ट्रेनिंग शुरू हुई। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के ग्राउंड लेवल पर काम करने का असल मतलब क्या था? ये सिर्फ मीटिंग करना तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, ये आज की राजनीति से बहुत बहुत अलग था। इन लेखों में जो तस्वीर उभरती है वो बहुत कठिन परिश्रम की है।
इसका मतलब था स्कूटर या साइकिल पर धूल भरी सड़कों पर दिन दिन भर घूमना, दूर दराज के गांवों में जाना, परिवारों के साथ रुकना, उनकी रसोई में बैठकर खाना खाना, उनकी स्थानीय समस्याओं को समझना। पानी की किल्लत, बिजली की कटौती, फसल का दाम, ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं था। ये एक एक इंसान से व्यक्तिगत रिश्ता बनाना था। मतलब ये कि विचारधारा को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। कई लोग ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, पर उनमें ऐसी क्या बात थी, मतलब जिसने उन्हें बाकियों से अलग बनाया? यहीं पर उनके वो कौशल सामने आते हैं जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में बार बार मिलता है। संगठनात्मक कौशल। अब ये भी एक ऐसा शब्द है जो बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। एक स्रोत में एक बहुत ही रोचक किस्सा बताया गया है। उन्हें एक क्षेत्रीय बैठक के आयोजन का काम सौंपा गया था और बजट लगभग शून्य था। किसी बड़े नेता को आना था और पूरी व्यवस्था करनी थी। बिना बजट के? ये तो असंभव सा लगता है। हाँ, और यहीं उनकी काबिलियत दिखी। उन्होंने उस कस्बे के स्थानीय व्यापारियों से संपर्क किया, किसी से खाने के पैकेट का इंतजाम करवाया, किसी से पंडाल का, किसी से कुर्सियों का। उन्होंने दर्जनों स्वयंसेवकों को बहुत छोटे छोटे स्पष्ट काम सौंपे, जैसे 5 लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ पानी पिलाने की, 10 लोगों की जिम्मेदारी बाहर से आने वाले लोगों को सही जगह पहुंचाने की। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां हर कोई खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर रहा था। काम भी हो गया और पैसा भी नहीं लगा। कहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने पहली बार उनकी इस जुगाड़ और मैनेजमेंट की क्षमता को पहचाना। ये तो कमाल है। तो ये सिर्फ स्किल नहीं था, ये तो जमीनी स्तर पर इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ और संसाधनों को जुटाने की कला थी। मतलब ये कि वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार की तरह सोच रहे थे। बिल्कुल, ये नीचे से ऊपर की ओर एक ढांचा बनाने की प्रक्रिया थी, ईंट दर ईंट। राजनीति में, खासकर भारत जैसे विशाल और जटिल देश में, ये कौशल किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। आप कितने भी अच्छे वक्ता हों, अगर आपके पास एक मजबूत संगठन नहीं है जो आपके संदेश को बूथ लेवल तक पहुंचा सके, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने आरएसएस में रहकर इसी कला में महारत हासिल की। ये वो अदृश्य ढांचा है जिस पर एक सफल राजनीतिक करियर खड़ा होता है। जब हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, वडनगर का सामाजिक माहौल, बचपन का अनुशासन और फिर आरएसएस में जमीनी स्तर पर संगठन बनाने का ये बेजोड़ अनुभव, तो हम कहानी के सार तक पहुंचते हैं। स्रोत इसे बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, चाय बेचने वाला एक आम लड़का, आज भारत का प्रधानमंत्री। मोदी की कहानी बताती है कि बैकग्राउंड नहीं, डिटर्मिनेशन मैटर करता है। और ये कथन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। ये संदेश व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी के रूप में स्थापित करता है। ये एक ऐसी कहानी है जो कहती है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अगर आप में इच्छा शक्ति और मेहनत करने का जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये दिलचस्प है कि आप इसे एक राजनीतिक संदेश कह रहे हैं। ज्यादातर लोग तो इसे एक प्रेरणादायक विचार की तरह देखते हैं। दोनों ही बातें सच है। ये प्रेरणादायक है और इसीलिए ये एक प्रभावी राजनीतिक संदेश भी है। ये नैरेटिव महत्वाकांक्षा को लोकतांत्रिक बनाता है। ये करोड़ों युवाओं को ये यकीन दिलाता है कि उनकी मौजूदा हालात उनके भविष्य के लिए कोई बाधा नहीं है। स्रोतों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह थीम कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का केंद्र बनाया गया है। यह एक व्यक्ति की कहानी को एक सार्वभौमिक वादे में बदल देता है। और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी असरदार है। ये लोकतंत्र के उस मूल विचार से जुड़ती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शिखर तक पहुंच सकता है। ये एक क्लासिक रैग्स टू रिचेस कहानी है, लेकिन भारतीय राजनीतिक संदर्भ में। हाँ, और ये इसे और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। स्रोत का ये निष्कर्ष इस पूरी यात्रा को एक नैतिक और प्रेरणादायक फ्रेमवर्क में ढालता है, जो सिर्फ तथ्यों को बताने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत यात्रा को एक बड़े सार्वभौमिक संदेश में बदला जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने एक जानी पहचानी कहानी के कुछ अनजाने पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि शुरुआत सिर्फ वडनगर के एक चाय की दुकान से नहीं, बल्कि वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल से भी हुई। फिर कहानी आरएसएस में प्रवेश करती है, जहाँ ग्राउंड लेवल का काम सिर्फ नारे लगाना नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर रिश्ते बनाना और बिना बजट के बड़े आयोजन करने जैसा कठिन काम था। और अंत में हमने समझा कि कैसे इन अनुभवों को मिलाकर एक शक्तिशाली संदेश तैयार होता है कि दृढ़ संकल्प किसी भी पृष्ठभूमि पर भारी पड़ सकता है। स्रोत का केंद्रीय संदेश यही है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये उतना मायने नहीं रखता, जितना ये
कि आपके अंदर आगे बढ़ने का संकल्प कितना मजबूत है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्पष्ट और प्रेरक संदेश है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। इन स्रोतों में दृढ़ संकल्प और संगठनात्मक कौशल को मुख्य कारक के रूप में उजागर किया गया है। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के असाधारण सफर में बाहरी तत्वों की क्या भूमिका रही होगी, जिनका इन स्रोतों में ज्यादा जिक्र नहीं है। जैसे कि सही समय पर सही मौके का मिलना, उस दौर का राजनीतिक माहौल जिसमें एक नए तरह के नेतृत्व की जगह बन रही थी, या फिर सही गुरुओं और सलाहकारों का मार्गदर्शन। ये सवाल इस कहानी को और भी ज्यादा मानवीय